गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नाभिकीय ऊर्जा। और इसकी पीडीएफ मैंने जो आपको भेजी है, जैसा कि हर बार भेजती हूँ, तो उसमें जो फर्स्ट पेज है वो आपके पाठ्यक्रम का है। एक बार आप यहाँ से भी देख लीजिए। पाठ्यक्रम में द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति और ये जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये वाले टॉपिक्स जो हैं इस बार आपके डिलीटेड हैं। ये टॉपिक्स आपको नहीं करने, तो पीडीएफ में भी इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो पेज हैं वो नहीं होंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि कुछ मिसिंग है, वो मैंने जानबूझ के आपको पेज नहीं भेजे हैं क्योंकि ये टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। फिर उसके बाद नाभिकीय विघटन और नाभिकीय संलयन, ये दो टॉपिक्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इस चैप्टर का सिलेबस है। इस चैप्टर के बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में रिलेशन बताती है, जो आपको पता भी है कि डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा mc², जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा जो दी गई है समीकरण। इस समीकरण को देने से पहले, मतलब आइंस्टीन ने जब अपने प्रयोग नहीं किए थे, तो उस टाइम तक ये माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीज़ें हैं। द्रव्यमान, जैसा कि आपको पता है कि द्रव्यमान जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ की, जो हर एक पदार्थ में होता है। और ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों को अलग अलग चीज़ें समझा जाता था और ये माना जाता था, जैसे आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है और ऊर्जा भी हमेशा संरक्षित रहती है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का अलग नियम था और ऊर्जा संरक्षण का अलग नियम था। द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दो अलग अलग नियम माने जाते थे जब तक ये आइंस्टीन ने अपना ये समीकरण नहीं दिया था। अब उसके बाद जब आइंस्टीन ने अपने प्रयोग किए, तो उन प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हुआ कि हर एक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। और इसी को रिलेट करते हुए उन्होंने एक समीकरण दी जिसको हम डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा mc² या फिर आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा संबंध कहते हैं, जहाँ पर डेल्टा E ऊर्जा, डेल्टा m द्रव्यमान और c जो है ये है निर्वात में प्रकाश की चाल। इसका मतलब कि अगर हम किसी पदार्थ को डेल्टा E ऊर्जा देते हैं तो उसके द्रव्यमान में डेल्टा m की वृद्धि हो जाती है। डेल्टा E और डेल्टा m आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम डेल्टा E ऊर्जा किसी को देंगे तो उसके द्रव्यमान में डेल्टा m की वृद्धि हो जाएगी। पर क्योंकि C का मान बहुत ज़्यादा होता है और C और डेल्टा m एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इट मीन्स कि वृद्धि तो होगी, पर क्योंकि C का मान बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो वृद्धि होती है वो बहुत कम होती है। मतलब इतनी कम कि हम उसको जनरली महसूस नहीं कर पाते कि ये वृद्धि हुई। जैसे कि अगर हम किसी पदार्थ को ऊष्मा दें, ऊष्मा भी एक ऊर्जा है, या आप कह सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा दें, तो उससे उसका द्रव्यमान तो बढ़ेगा, पर वो जो वृद्धि होगी वो इतनी कम होगी कि हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे कि द्रव्यमान बढ़ा। बट वास्तव में ऊर्जा देने पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है, या फिर ऊर्जा देने पर द्रव्यमान में कमी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ डेल्टा m है। डेल्टा m वृद्धि और कमी दोनों को ही दर्शाता है। एक्चुअल में जैसे जैसे ऊर्जा निकल रही है वैसे वैसे जो द्रव्यमान है वो कम होता जा रहा है। जैसे सूर्य का अगर हम बात करें तो सूर्य से हमें ऊर्जा मिल रही है और सूर्य का द्रव्यमान घटता जा रहा है। इसका मतलब कि जो कुल परिमाण है ब्रह्मांड का वो क्या है? निश्चित। अगर द्रव्यमान घट रहा है तो ऊर्जा बढ़ रही है। तो द्रव्यमान, अब जो पहले जो नियम द्रव्यमान संरक्षण का अलग और ऊर्जा संरक्षण का अलग नियम था, अब क्या है? वो द्रव्यमान प्लस ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। मतलब दोनों नियम जो है वो एक हो गए हैं, एकीकरण हो गया है दोनों नियम का। तो ये है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। तो जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटोन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है, यहाँ आप डायग्राम देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा।
ये फोटोन, बुक में लिखा है ऊर्जित गामा किरण। ऊर्जित का मतलब होता है एनर्जाइज्ड, जिसमें बहुत एनर्जी होती है, पावरफुल होता है। तो ये एच न्यू जो है ये फोटोन के लिए हम यूज़ करते हैं, उसकी एनर्जी होती है। तो जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटोन मतलब ज़्यादा एनर्जी वाला, ज़्यादा पावरफुल फोटोन किसी नाभिक पर, भारी नाभिक पर गिरता है तो क्या होता है, ये जो पदार्थ है, पदार्थ का नाभिक है, इसके द्वारा ये फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्ब करने से जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी से क्या होगा, एक तो पॉजिट्रॉन बनता है, ये जो +1 बीटा 0 है ये है पॉजिट्रॉन, और एक बनता है इलेक्ट्रॉन, -1 बीटा 0 जो है ये है इलेक्ट्रॉन। फिर से देखिए, जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटोन, ऊर्जित का मतलब हाई एनर्जी वाला जो फोटोन है, वो किसी नाभिक, भारी नाभिक पर या भारी पदार्थ पर गिरता है तो वो पदार्थ उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एनर्जी से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इस क्रिया को बोलते हैं युग्म उत्पादन। युग्म का मतलब पेयर, पेयर बना, और उत्पादन तो आपको पता ही है कि पेयर का प्रोडक्शन होना। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, एच न्यू है गामा फोटोन, उसकी एनर्जी, और इससे क्या बन गया, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। और साथ में यहाँ एक युग्म विनाश भी दिया हुआ है। तो युग्म विनाश क्या होता है, युग्म विनाश में ये, अब इसका ये देखिए डायग्राम, युग्म विनाश में क्या होता है कि जब एक पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन, प्लस वाला पॉजिट्रॉन और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन, जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे से संयोग कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, तो क्या होता है, उससे दो फोटोनों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं युग्म विनाश, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों का विनाश हो गया। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, पॉजिट्रॉन के लिए +1 बीटा 0 और इलेक्ट्रॉन -1 बीटा 0 इज इक्वल टू एच न्यू प्लस एच न्यू। तो युग्म उत्पादन और युग्म विनाश एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शन है। युग्म उत्पादन में क्या होता है कि जब कोई ऊर्जित गामा फोटोन, ऊर्जित का मतलब हाई एनर्जी वाला जो फोटोन है, किसी पदार्थ पर गिरता है तो पदार्थ उसको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस एनर्जी से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। और युग्म विनाश में क्या होता है कि जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आने से एक दूसरे का ये विनाश कर देते हैं, और उससे क्या होता है, फोटोन की, दो फोटोनों की उत्पत्ति हो जाती है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि युग्म उत्पादन के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए फोटोन की, वो हाई एनर्जी होनी चाहिए। तो आपके पास जो इक्वेशन होती है, जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की होती है, E = mc² होती है। अगर वस्तु का विराम द्रव्यमान m0 मतलब वस्तु विराम अवस्था में हो, तो उसके लिए विराम द्रव्यमान ऊर्जा वाला जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, E0 = m0c²। इनके मान रखते हैं, m0 का 9.1 × 10⁻⁻31, c का मान हमने रख दिया, तो ये हो गया 8.2 × 10⁻⁻14 जूल। और जब हम इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया 0.51 इलेक्ट्रॉन। तो गामा फोटोन की एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए, क्योंकि युग्म उत्पादन के लिए, क्योंकि दो चीजें बनती हैं तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटोन किसी पदार्थ पर पड़ रहा है उसकी एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने लिखा हुआ था ना कि ऊर्जित गामा फोटोन, ऊर्जित का मतलब हाई एनर्जी वाला गामा फोटोन जब पदार्थ पर पड़ता है तब युग्म उत्पादन की प्रक्रिया होती है। और वो हाई एनर्जी का मतलब क्या है कि फोटोन की जो एनर्जी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। अगर इससे कम है एनर्जी तो युग्म उत्पादन की अभिक्रिया नहीं होती। तो क्या होता है, या तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव
या फिर कॉम्पटन प्रभाव हो जाता है। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपको पता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव आप पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में से बाहर निकलते हैं। और कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? कॉम्पटन इफेक्ट में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते, जो फोटोन किसी पदार्थ पर पड़ता है वो पदार्थ उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और एक कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन बाहर निकलता है। ये दोनों में डिफरेंस है, 1 मार्क में आ जाता है ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव में डिफरेंस। हालांकि कॉम्पटन प्रभाव आपके कोर्स में नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आ गई है कि अगर फोटोन की एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी तो ये जो युग्म उत्पादन की प्रक्रिया है ये संभव नहीं होगी। तो उस टाइम क्या हो जाएगा? या तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर कॉम्पटन प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और कॉम्पटन प्रभाव में इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। जो फोटोन किसी पदार्थ पर पड़ता है वो पदार्थ उस फोटोन को अवशोषित करके एक कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन बाहर निकालता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान क्षति, नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा। ये बंधन ऊर्जा जो है ये टॉपिक रिलेटेड है। सिर्फ आपको क्या करना है? नाभिक की द्रव्यमान क्षति। तो किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो है वो नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर यानी कि नाभिक के अंदर होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। आपको केमिस्ट्री में पता ही होगा इसका। तो नाभिक का जो एक्चुअल में द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है और ये जो डिफरेंस होता है इसको बोला जाता है द्रव्यमान क्षति। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान और जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके द्रव्यमान, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान क्षति होती क्यों है? द्रव्यमान क्षति का मतलब ये है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं तो डेल्टा एम द्रव्यमान जो है वो लुप्त हो जाता है, क्योंकि जब द्रव्यमान लुप्त होगा तो उसके रिलेटेड जो ऊर्जा होगी डेल्टा एम सी स्क्वायर, वो ऊर्जा बाहर निकलती है और उस ऊर्जा के कारण ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में नाभिक में बंधे रहते हैं। तो इसीलिए द्रव्यमान क्षति होती है कि जब दोनों आपस में जुड़ेंगे कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी और वो एनर्जी क्या करती है? उन दोनों को नाभिक के अंदर जोड़ी रहती है। तो इसीलिए द्रव्यमान क्षति होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बंधन ऊर्जा वाला टॉपिक, ये डिलीटेड हो चुका है। फिर प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन, ये टॉपिक भी डिलीटेड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो करना है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नाभिकीय विखंडन एक्सप्लेन करूंगी।